प्रेसिडेंट शी पहुंचे मॉस्को और वहां पर उनकी एक स्टेटमेंट से ही मैं आपसे सवाल करूं। उन्होंने कहा कि चाइना रेडी टू स्टैंड गार्ड ओवर वर्ल्ड ऑर्डर। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या ये उन्होंने किसी रिएक्शन में विजिट किया है, या वो जो ये बात कर रहे हैं वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमें पीछे नहीं हटा सकते? देखिए, जो जो सिस्टम है, जब जो बाइडेन रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि दुनिया रूल बेस्ड ऑर्डर है और ये रशिया का यूक्रेन इन्वेजन हैज़ वायलेटेड, तो वो न्यू लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो अमेरिका ने पोस्ट कोल्ड वॉर एस्टैब्लिश किया। और इसके यूएन का भी उसका एक रोल है, उसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G20 वगैरह सारे इंस्टीट्यूशंस का रोल है, जिससे बेसिकली वेस्टर्न ममालिकों के जो इंटरेस्ट है उसको एज इंटरनेशनल वैल्यूज़ की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। तो जब वेस्टर्न ममालिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी वगैरह को प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्री जैसा कि इंडिया या चाइना या इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जब ये लोग वर्ल्ड रूल्स और ऑर्डर की बात करते हैं तो वो यूनाइटेड नेशन के जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में और जो वैल्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन इंटरवेंशन इन अदर पीपल्स इंटरनल अफेयर्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूएन का प्रिंसिपल है। नॉन वायलेशन ऑफ टेरिटरी, रिस्पेक्टिंग इक्वल सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज, बड़े या छोटे। तो ये सारे चीज़ें आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर। जब चाइना ये कह रहा है तो चाइना इज टॉकिंग अबाउट द रूल्स दैट गवर्न इंटरस्टेट बिहेवियर। मेरा हेडफोन चला गया, कोई बात नहीं। तो जो यूएन के अंडर में आते हैं। तो जो ग्लोबल साउथ के मुल्कों का ये कंप्लेन है कि वेस्टर्न ममालिक वायलेट दिस ऑर्डर। मिसाल के तौर पे जब अमेरिका ने इराक पे जंग किया था, या अमेरिका ने जो अब सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, ये नॉन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। ये यूएन ने अप्रूव नहीं किए, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं आए ये सैंक्शंस। ये अमेरिका और वेस्टर्न ममालिकों ने, यूरोप और यूएस ने लगाए हैं। ये यूनिलैटरल सैंक्शंस है। इसको चाइना कहता है द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, यानी अपने स्टेट बॉर्डर्स के बाहर आप अपना लॉ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस ये जो कह रहे हैं दैट ही इज विलिंग टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर, वो यूएन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। जब अमेरिका कहता है कि द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, वो कह रहे हैं कि चाइना इज एंड रशिया आर चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू लिबरल ऑर्डर है। दे वांट टू रिप्लेस दैट विद चाइनीज वैल्यूज, विद चाइना ऑन टॉप। आई डोंट थिंक चाइना इज टॉकिंग अबाउट दैट। चाइना इज सेइंग कि जो पुराना ऑर्डर है उसी को प्रोटेक्ट करे, जो यूएन के प्रिंसिपल्स को रेस्पेक्ट करता है। एंड इफ़ यू आस्क देम, आई एम श्योर कि वो एक लंबी फहरिस्त दे देंगे आपको कि वो वेस्टर्न ममालिकों ने कब कब ये ऑर्डर को वायलेट किया है। लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पावर देख रहे हैं, ऑर्डर को छोड़ दें, वैल्यूज़ वगैरह को, खाली बैलेंस ऑफ पावर अगर आप देख रहे हैं तो वो शिफ्ट तो एशिया के तरफ हो गया है। बट अनफॉर्चुनेटली एशिया इज़ डिवाइडेड। आप देख रहे हैं कि चाइना एक तरफ हो गया है, इंडिया और जापान जो बड़े इकोनॉमीज़ हैं जो उसके बाद के, वो एक तरफ हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे दुनिया में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, अब उसमें तकरीबन 4 एशिया में हैं, 5 एशिया में हैं, जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। सो द ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम यूरोप टू एशिया, और मिलिट्री बैलेंस भी शिफ्ट हो रहा है विद द राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर तो चेंज हो रहा है, बट चाइना इज नॉट रेफरिंग टू दिस न्यू ग्लोबल ऑर्डर, वो पुराने ऑर्डर की बात। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे, वहां पर उन्होंने कहा गया, हर जगह यही एक न्यूज़ चली कि $75 बिलियन प्लेज किए हैं, और वो ये कि चाइना को काउंटर करने के लिए। तो आप समझते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि क्या रिएक्शन, तो क्या चाइना ऐसा कुछ फील कर रहा है कि अब रेस उसके और इंडिया के बीच है, और उसको भी अपना फिर सारी जो सेटिंग्स हैं वो भी करनी है, दूसरी तरफ भी सेटिंग्स हो रही हैं, तो वो रशिया पहुंच गया, और इस बिना पर क्या इंडिया और रशिया के बीच जो ताल्लुकात हैं उन पे कोई असर पड़ सकता है, आप समझते हैं? मतलब एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है ना वहाँ पर। सो फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका के साथ उतना ताउन नहीं करने की वजह
जो बार-बार इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने दी है, वो कह रहे हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात है। 71 को रेफ़र करते हैं जब रशिया ने मदद की थी इंडिया की। तो ये कहना कि वी आर गुड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल से अगर आप फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं तो सिर्फ़ क्वाड धूम मचा रहा है दिल्ली में। ब्लिंकन आके चले गए, जर्मनी के चांसलर आके चले गए, अब फिर ये क्वाड के जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए थे क्वाड के मीटिंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आके गए। तो आपको पुतिन नज़र नहीं आ रहे हैं ना पुतिन नज़र आ रहे हैं दिल्ली में, ना नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं आपको मॉस्को में। सो मॉस्को में कौन है वहाँ पर? शी जिनपिंग है। सो रिगार्डलेस ऑफ इंडिया बोल एक चीज़ रहा है, लेकिन हमको जो नज़र आ रहा है कुछ और है। You can see the alliance between China and Russia becoming stronger, और इंडिया और द क्वाड के स्ट्रॉन्ग। एंथनी ब्लिंकन ने 2-3 बार धमकी दी चाइना को, और जॉन कर्बी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर, दोनों ने बार बार कहा है कि इनडायरेक्टली कि चाइना को कि वो हथियार ना दें रशिया को, राइट। बट ये बात उन्होंने कभी इंडिया के बारे में नहीं की। They do not fear कि इंडिया is going to go and support Russia। इंडिया की सपोर्ट रशिया को बहुत महदूद है। एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने डायरेक्टली कंडेम नहीं किया, और जितने भी पब्लिक इवेंट्स है उसमें डायरेक्टली रशिया को कंडेम नहीं किया। इसके अलावा इंडिया का दूसरा चीज़ ये है कि उन्होंने तेल खरीदे जिससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है पैसे का। आई मीन इट्स हेल्पिंग रशिया ऑल्सो, बट इट्स ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया। लेकिन चाइना इज स्टिकिंग इटसेल्फ आउट। चाइना का जो ट्रेड हुआ है 2020 में $190 बिलियन का ट्रेड हुआ है, कंपेयर टू 35 बाय इंडिया, तो तकरीबन 6 गुना ज़्यादा। सो चाइना हैज़ कम वेरी क्लोज टू रशिया, और ये वेस्ट में काफ़ी डर है कि अगर रशिया हार जाता है ये जंग, या रशिया को ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है, या जिस तरह जर्मनी को किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, तो रशिया विल बिकम ए वैसल स्टेट ऑफ चाइना। मतलब रशिया विल बिकम द सेकंड पाकिस्तान फॉर चाइना। अब चाइना के 2 किले होंगे फिर एक के बजाय। सो दैट विल बी द थिंग, दैट इज द बिग फियर। और लेकिन रशिया इज नॉट ए मामूली मुल्क, इट हैज़ ट्रेमेंडस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसकी एयरफोर्स के एटलीस्ट जेट फाइटर्स आर क्वाइट सपोजिटली कॉम्पिटेंट, न्यूक्लियर वेपन्स का आर्सनल है। सो दे डोंट वांट इट फुली अलाइन विद चाइना, और वो एक दूसरे से ट्रेड करके दे कुड प्रॉब्ली कंटिन्यू टू ग्रो इन देयर इकोनॉमिक इश्यूज आल्सो। तो वो डर ज़रूरी है। जापान जो है सो जो पैसे खर्च कर रहा है, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर डिफेंस बजट सिग्निफिकेंटली। काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के लेवल पर। जापान तकरीबन 20-25 बिलियन डॉलर कम खर्च किए थे लास्ट ईयर, बट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बिकम, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दे माइट एक्चुअली बिकम द 3rd बिगेस्ट डिफेंस बजट, अगर वो पूरी तरह हो जाता है जो उनके प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं। बट ही इज ऑल्सो वरीड, मतलब जापान की फॉरेन पॉलिसी से आपको घबराहट नजर आती है, क्लियरली वरीड अबाउट चाइना। अब वो साउथ कोरिया की तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं। He is trying to increase his relationship, better the relationship। साउथ कोरिया और जापान के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का मुद्दा है, जिसमें जापानीज ने साउथ कोरिया की हज़ारों औरतों को उठा लिया था और उनको अपनी फौजियों के लिए इस्तेमाल कर लिए थे, कंफर्ट वुमेन के तौर पर। तो वो अभी तक रैंकल कर रहे। जापान ने शायद पूरी तरह से अपोलोजाइज नहीं किया, रेमेडीज़ नहीं किए। तो वो साउथ कोरिया और जापान के बीच में एक पुराना मसला है, और उसको रिजॉल्व करना चाह रहा है ताकि वो साउथ कोरिया, तो चाइना मतलब जापान इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स अलायंसेस। अब इंडिया के साथ भी मेरे ख्याल से खुद देयर इज गोइंग टू बी विजिट्स टू जापान इंडिया की तरफ से और साउथ कोरिया के पास से। सो देयर आर लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी तो ज़रूर काफ़ी एक्सेलरेटेड हो गई और काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रही है क्वाड को लेकर। तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया इज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम क्वाड। ये जो बातें करते हैं ना, वी गोइंग टू मेक इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम चाइना, फ्रॉम रशिया एंड फ्रॉम द वेस्ट, वो इक्वी डिस्टेंस नज़र नहीं आता मुझे।
हाँ, इट लुक्स वेरी क्लोज। दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिन चाइना, रशिया, पुतिन और जी जिनपिंग हाथ मिला रहे थे, उस दिन जापान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स वे टुगेदर गोलगप्पे खा रहे थे वो। सो द इमेजरी जो आपको नज़र आ रही है कि अलायंसेस के फॉर्मेशंस आ रहे हैं। और एक एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि जो आपको पता है अरुणाचल के वक्त जो सेकेंड क्लैश हुआ था ना इंडिया और चाइना का, तो उसमें ये बातें आई थी कि इंडियन तैयार थे, इंतज़ार में थे चाइनीज़ की जो इनकर्शन जो चाइनीज़ ट्रूप्स कर रहे थे, और उनकी काफ़ी पिटाई करके भगा दी उनको। सो दिस इज़ द इंडियन नैरेटिव। लेकिन अब पता चला है कि द रीज़न व्हाई इंडिया वाज प्रिपेयर्ड वाज बिकॉज उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस यूएस से मिल रही थी कि यहाँ पर इस कोने में चाइनीज़ अपने फोर्सेस जमा करके दे आर अबाउट टू क्रॉस द बॉर्डर। चाइनीज़ टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया की रेडीनेस क्या है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप कोई बैंक वैंक चुराना चाह रहे हैं, तो आप जाके एक फेक अटेम्प्ट करके देख लें कि पुलिस कितनी जल्दी आ जाती है, कि लॉक क्या सिस्टम है, कितनी जल्दी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। सो यू गेट अ आइडिया कि अच्छा दिस बैंक। तो चाइना इज डूइंग समथिंग द सेम थिंग विथ इंडिया, प्रोब करके देखना चाह रहा है कि इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस कितनी है, हाउ विलिंग आर दे टू इमीडिएटली कन्फ्रंट उनकी इंटेलिजेंस। सो अब यहाँ पर यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में एक लंबी आर्टिकल छपा था जिसमें उसने तफसीलें दी थी कि हाउ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रियल टाइम इंटेलिजेंस। तो इंडिया को भी एक्सपीरियंस हो गया है ऑफ यूएस एज एन एलाई इन ए मिलिट्री सिचुएशन अगेंस्ट चाइना। तो उनको रिकग्निशन हो गया कि फ़ायदा तो है हमारा इसमें। सो व्हाई नॉट बिकम मोर इंटीग्रेटेड। ऑलरेडी 3-4 इंडिया ने डिफेंस पार्टनरशिप्स तो साइन कर लिए हैं, जिसका एक नतीजा 2022 में अरुणाचल में नज़र आया, द बेनिफिट ऑफ दैट, कि उनको वो इंटेलिजेंस मिल गई जो गलवान में नहीं मिली थी 2020 में। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट मूव ना, कि इट्स नॉट जस्ट टॉक, देयर इज सम रियल मिलिट्री पार्टनरशिप टेकिंग प्लेस। जी डॉक्टर साहब, ये क्योंकि हमने यूएस की बात की, तो यूएस से एक और इसी से जुड़ा हुआ जो है सवाल ये भी है कि जो यूएस है उसने, क्योंकि चाइना ने जो यूक्रेन जंग है उसके ऊपर कुछ अमन की बात की, और उसने भी एक फार्मूला पेश किया है। उसने भी वो जो इंडिया की तरफ से होता है कि मीडिएशन हो और ये वाला मामला हल करवाया जाए, तो चाइना ने ये रोल लेने की कोशिश की और उस पर यूएस ने रिएक्ट किया है, क्योंकि यूएस की तरफ से ये कहना है उसका कि अमेरिका का चीन की पेश करदा जो रशिया की उस पे है, जो तजावीज पेश की गई हैं, वो उसके ऊपर उसको डाउट्स हैं। उसने कहा है कि ऐसी चीज के जो ऐसा तजावीज जिसके ऊपर हमें डाउट हो या ऐसा हो, तो वो सही नहीं होती, वो काबिले अमल नहीं है। कोई भी मंसूबा जो कि जस्टिस के साथ ना हो, गैर मुनसिफाना हो, वो तामीरी सिफारतकारी नहीं होती। ये कहना है यूएस का इसके ऊपर। तो सर, क्या ये एक बड़ी बात आप इसको समझ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इसको? भाई, आपके पास फ़कीर आके भीख मांग रहा है, आपका पड़ोसी कुछ देता नहीं है, फिर आपके पास वो आता है और आप उसको खिचड़ी देते हैं, तो पड़ोसी कहता है अरे अचार नहीं दिया। इट इज़ लाइक दैट। जो अमेरिका ने तो खुद तो कुछ नहीं किया पीस प्रोसेस के लिए, जंग को जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश कर रहे हैं, हथियार देके दे प्रोलॉन्गिंग दिस वॉर। यहाँ पे तो शुरू में हम लोग मजाक करते थे कि अमेरिका इज़ गोइंग टू फाइट रशिया अंटिल द लास्ट यूक्रेनियन। हाँ, तो ये तो था। तो अब ये जो ऑफर आया उसमें इनकी जो तनकीद है कि देयर इज नो क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया, ही इज ट्राइंग टू प्ले ए ब्रोकर। अमेरिका को ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल अदा करना आता ही नहीं। देख लें आप फ़लस्तीन में, वो हमेशा एक तरफ का साइड करते हैं। हम बचपन में हैदराबाद में अगर कोई दो लोग झगड़ा करते हैं ना, अगर दो जोड़ों के बीच में मारम पीटी हो रही है, अगर उसमें से एक आपका दोस्त है, तो आप क्या करते हैं, आप जाकर दूसरे बंदे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं स्टॉप द फाइट, स्टॉप द फाइट। और आपका दोस्त जिसके हाथ फ्री है वो 2-3 लगा देता है उस बंदे को, एंड देन यू सेपरेट देम। यू मेक श्योर दैट योर फ्रेंड लैंड्स 2-3 जबरदस्त पहले, उसके बाद सेपरेट कर। तो अमेरिका हैज ऑलवेज प्लेड द रोल। फलस्तीन इसराइल में जाता है बीच में ब्रोकर करने, बट इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ इसराइल। तो अमेरिका डज नॉट नो हाउ टू प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर्स रोल। और इस रोल में भी वो कह रहे हैं कि आप रशिया को कंडेम नहीं किए, व्हाई डिडंट यू। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।